हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे एक क्विक ओनरशिप रिव्यू, ठीक है, अपनी टाटा पंच का। क्योंकि अब इसको हो चुके हैं ऑलमोस्ट 1.5 महीने और चल चुकी है मोर देन 1000 किलोमीटर्स। पहाड़ों पे तो बहुत ज़्यादा, शहरों पे भी काफ़ी ज़्यादा, और लंबी ट्रिप भी मार चुका हूँ एक यहाँ से एनसीआर तक की, मतलब ऐसी 250-300 किलोमीटर की, ठीक है। तो उसके बारे में एक रिव्यू दूंगा और ये रिव्यू पॉइंट वाइज ब्रेक होगा, जैसे कि डिज़ाइन, रोड प्रेजेंस, बिल्ड क्वालिटी, इंजन स्पेसिफिकेशन या इंजन के बारे में, पावर परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग। तो ये वीडियो बिल्कुल अनबाइज्ड है, जो मेरा फील है गाड़ी को लेके। और मैं आपको बता दूं, ये पहली कार है हमारी, तो मैं आपको बिल्कुल जेन्युइनली बताऊंगा कि क्या चीज़ें इसमें हैं जो अच्छी हैं और जो ख़राब हैं, और क्या आपको एक्चुअली अभी पैसा लगाना चाहिए इसके ऊपर। इस रिव्यू से आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हो रही है बाहर बहुत अच्छी खासी बारिश, और अंदर चल के बात करते हैं गाड़ी के, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके। हाँ जी, तो अब आ चुके हैं हम अपनी टाटा पंच के अंदर। पंच की सबसे पहले ज़रा पंच की रख लें साइड में, इत्थे ये अपना कुछ कूरियर है, इस पर ध्यान ना दें, ठीक है जी। तो रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो ओनरशिप रिव्यू से मेरा मतलब सिर्फ इतना है, देखो मैंने जितनी चला ली है मैं पहले आपको दिखा दूँ, आप बोलो कि भाई ये झूठ बोल रहा है। 1195 किलोमीटर चल चुकी है, क्लोज टू 1200 है। 5 किलोमीटर अभी पूरे हो जाएंगे इसके, ठीक है। एंड रुक जाओ, एवरेज भी देख लो एक बार, इससे पहले आप बोलो। 12.6 किलोमीटर का, ठीक है। और अगेन ये देख लो, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में सिर्फ इसलिए दिखाई कि एक बार हो जाएगी, जो भी बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। और 1000 के बाद मैं आपको ये समझा सकता हूँ कि क्या मेरी इस गाड़ी को लेके फीलिंग है। और इस 2020 में, मतलब 2022 में, क्या पंच पे आपको पैसा लगाना चाहिए और कितना लगाना चाहिए, कि यार इससे ऊपर पंच के ऊपर पैसा लगाना सही नहीं है, वो इसके ऊपर आपको इस वीडियो पे आपको पता चल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि हमारे घर की फर्स्ट कार है, ठीक है। तो मैं आपको रिव्यू बिल्कुल अनबाइज दूंगा, कि ऐसा ना हो कि आप बोलो कि यार तू झूठ बोल रहा है। और जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मेरे परसेप्शन है, मेरे अकॉर्डिंग ये है। हो सकता है आपका परसेप्शन कुछ और हो, बट मेरे को जो इस गाड़ी को लेके लगा, या फिर जो भी मैं इसके बारे में बताऊंगा, वो मेरा खुद का है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके डिज़ाइन एंड बिल्ड से। पॉइंट नंबर 1 हो गया ये, ठीक है। डिज़ाइन एंड बिल्ड से मतलब ये है कि देखो, डिज़ाइन एंड बिल्ड तो उसकी सबसे बड़ी यूएसपी है, ये आप भी मानोगे, मैं ही मानता हूँ। डिज़ाइन ऑफ कोर्स बहुत अच्छा डिज़ाइन है, लोग उसको मिनी हैरियर बोलते हैं, बट मैं ऐसा नहीं मानता, ठीक है। अपने अपनी गाड़ी की सेगमेंट है, हैरियर इज़ अ वेरी पावरफुल कार, और वो बड़ी भी है, ठीक है। फ्रंट से कोई डीआरएल सेम है दोनों के, बट हैरियर का डीआरएल अलग है थोड़ा, इसका थोड़ा छोटा है इसके कंपैरिजन में, बट ठीक है। ये इस प्राइस पे जहाँ ये स्टार्ट होती है 5,90,000, जितना भी इसका प्राइस है स्टार्टिंग का, या उससे ये जाती है 9-9.5 लाख तक, उस प्राइस पे ये डिज़ाइन लैंग्वेज आपको नहीं मिलेगी, ये सच है, ठीक है। और क्योंकि एक कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट में आती है, तो ऑफ कोर्स इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है, सब कुछ जो है वो काफ़ी अलग है। और इस मामले में अगर मैं सिर्फ डिज़ाइन बिल्ड से करूँ, डिज़ाइन ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है। बिल्ड आपको पता ही है, इस टाइम पे पंच की 5 स्टार की रेटिंग है, तो बिल्ड पे तो वैसे भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बस थोड़े छोटे डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं जो टाटा बनाने में मिस कर देता है, जैसे पीछे मैं डिग्गी पे देखूँ तो कुछ गैप्स हैं, ठीक है। कुछ कहीं से कुछ क्लैडिंग बाहर आ रही है थोड़ी थोड़ी सी, वो ठीक है यार, थोड़ी सी मतलब 19-20 ना हर गाड़ी में चलते हैं। और पहले दिन मेरे को भी अजीब लगा था, बट जब मेरे दोस्त के पास, जो मैंने उसकी कार देखी, उसने कहा भाई ये इतना होता है, तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट होता है डिज़ाइन बिल्ड का। डिज़ाइन ऑफ कोर्स आप सब लोग डिज़ाइन के दीवाने हैं, तभी गाड़ी, इंसान, एक डिज़ाइन तो फर्स्ट फैक्टर है गाड़ी का, इंसान जब लेता है कि दिख कैसी रही है। सेकंड हो गया कि क्या बोलते हैं, कि एग्जैक्टली यू नो बिल्ड कैसी है, कितनी चोट झेल पाएगी, या फिर अच्छे से बिल्ड किया है नहीं किया है। तो भाई ऑफ कोर्स बिल्ड एंड डिज़ाइन में टाटा ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मानोगे लुक्स पे ही फिदा होता है इंसान, वो हो जाओगे। सेकंड, बिल्ड 5 स्टार की रेटिंग है, तो बिल्ड पे तो क्वेश्चन है ही नहीं। छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग गैप्स हो जाते हैं गाड़ी में, वो इसमें भी है, ठीक है। और हो सकता है आपकी यूनिट में ना हो, हर यूनिट में नहीं होता ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट, डिज़ाइन एंड बिल्ड का पॉइंट खत्म। अब आते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट पे मैं आपसे डिस्कस करता हूँ स्पेसिफिकली इसका। ओके, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि होगा इसका रोड प्रेजेंस। अब रोड प्रेजेंस ओनरशिप रिव्यू का पार्ट तो नहीं है, बट मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि गाड़ी रोड पे कैसे लगे। ऑफ कोर्स लुकआउट का ही एक वो पार्ट है कि कैसी लगती है। देखो, रोड प्रेजेंस टाटा पंच की मेरे अकॉर्डिंग जो एडवेंचर मॉडल तक है, और रिदम में जो है, बिकॉज वहाँ पर
बहुत टाटा पंच में ना एक चीज़ बड़ी ख़राब है कि इसमें ना एसेसरीज बिल्कुल नहीं आती लगी हुई, कंपनी की साइड से कुछ नहीं आती, वो बस जो बेसिक मतलब आगे पीछे कुछ भी नहीं, नॉर्मल आपको गाड़ी ला के दे देंगे। अगर आपकी गाड़ी का मतलब वेरिएंट ऊपर है तो एलॉयज होंगे, नहीं होगा तो उसमें हाइपर व्हील्स जो भी वो लगे होते हैं रिम टाइप के वो होंगे, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ बड़ी ख़राब है गाड़ी, मतलब मेरे को ऐसा लगा जब मैं एडवेंचर रिदम ही लेता, बट एडवेंचर रिदम मतलब लेता क्या, बजट में तो थी वो ऑफ कोर्स, इससे तो सस्ती है। उसमें ना हाइपर व्हील्स मिलते हैं और प्लस क्या कहते हैं ना, उसमें डीआरएल्स हैं ना, उसमें क्या कहते हैं फीचर्स वाइज भी वो काफ़ी लिस्ट में नीचे है इससे। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो मुझे नहीं समझ आए, तो मुझे लगा यार इसी पे पैसा लगा देता हूँ, एटलीस्ट सब कुछ तो मिल रहे हैं। रोड प्रेजेंस में टाटा पंच एडवेंचर तक मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी क्योंकि मैंने देखी थी चलती हुई। बट हाँ, इसका जो ये वाला वेरिएंट है जिसमें इसके अलॉयज दी गए हैं और जितनी मैंने इसके ऊपर एसेसरीज लगवाई हैं, फॉर एग्जाम्पल 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो इसकी रोड की प्रेजेंस को इंप्रूव करेंगी गाड़ी में। उसमें से एक है फ्रंट की स्किड प्लेट, बैक की स्किड प्लेट, बैक का स्पॉयलर और आपके रूफ रेल्स, ठीक है, और ये डोर वाइजर स्पेशली ये वाले। ये सब चीज़ें आप जब लगवा लोगे गाड़ी में, आपकी गाड़ी का आप लुकआउट देखोगे तो वो बहुत चेंज मिलेगा आपको। और जितने आपने ओनरशिप रिव्यू देखे हैं, जितने भी मतलब यंगस्टर्स जो इस गाड़ी को चला रहे हैं, उन्होंने ये चीज़ें लगवा ही रखी हैं। जितने भी आप टाटा पंच के देखोगे यही जो चीज़ें लगती हैं। अगर आपकी गाड़ी में फॉग लैंप है तो आगे फॉग लैंप क्रोम गार्निश भी आपकी गाड़ी को फ्रंट से काफ़ी इंप्रूवमेंट देगा, बट उसको स्किप कर सकते हो, वो मैंडेट नहीं है। लेकिन स्किड प्लेट फ्रंट बैक की, रूफ रेल्स और एक ही हो गया डोर वाइजर, ये तो आपको, और स्पॉइलर सॉरी बैक का, ये लगवानी है, तभी गाड़ी का जो लुक है रोड पे अच्छा लगेगा। वरना मुझे तो पर्सनली तो मेरे को बिल्कुल ऐसा कुछ खास लगा नहीं। अपनी गाड़ी की भी बात कर रहा हूँ, इसमें भी ये सब चीज़ लगी नहीं मिलती, ये सब मैंने लगवाई हैं, इसी वजह से रोड पे अच्छी लगती है गाड़ी। प्लस इसमें एक बेनिफिट ये हो जाता है कि इसमें अलॉयज आ जाते हैं, तो अलॉयज टायर साइज भी बढ़वाते हैं, वो R15 है R16 है, और प्लस वो लुक्स को बहुत इन्हांस करते हैं, ये मान लो बात को, ये फैक्ट है, ठीक है। नॉट टू जस्ट कॉम्प्लीमेंट या फिर कुछ, जिनके पास होते हैं वही चीज़ जानते हैं, जिन गाड़ियों में नहीं है उसमें बाकी एसेसरीज लगवा लो तभी टाटा पंच अच्छी लगेगी। वरना रोड पे बिना स्पॉयलर्स के, बिना उसके, और प्लस रेयर वाइपर एवरीथिंग कुछ है नहीं इसमें खास इन वेरिएंट्स में, जब तक कि टॉप पे ना जाओ, तो ये चीज़ें इसमें इम्प्रूव करती है। बट बिना इनके यार मेरे को तो लगता है रोड प्रेजेंस ऐसी कुछ बहुत ब्लास्टिंग है, क्योंकि पीछे से कोई इतनी खास लगती नहीं है, चाहे वो आपकी हो हमारी हो, सारी एक ही चीज़ है भाई। डीआर पीछे की एलईडी को इतना इंप्रूवमेंट नहीं देती, पीछे से टाटा पंच मेरे को तो पर्सनली इतनी पसंद नहीं है, ठीक है, जितनी इन्होंने आगे से इसको बना रखा है। आगे से गाड़ी काफ़ी मस्कुलर लगती है, और आप आगे पीछे जो मैंने आपको सीरीज बताई है वो लगा लोगे तो गाड़ी का लुक बहुत इन्हेंस हो जाएगा। आगे आप लोगों की चॉइसेस है, मेरे को ऐसा लगा तो मैंने बता दिया। एंड इसको मैं किसी को ऑफेंड होने वाली बात नहीं कि भाई एडवेंचर के बारे में ऐसा बोल लो, वो मेरी गाड़ी में भी कोई एसेसरीज नहीं लगी हुई, सिर्फ एक अलॉयज ही लगे हुए आए थे। ये सारी एसेसरीज मैंने भी लगाई हैं, इसी वजह से लगाई हैं कि जब मैंने किसी की गाड़ी में लगी देखी तो मुझे समझ आया कि वो रोड पे कितनी अच्छी विजिबल होती हैं। ये मेरा पॉइंट है। रोड प्रेजेंस ओके है, बट एसेसरीज आपको लगानी पड़ेगी अगर आप उसको थोड़ा बिल्कुल हेड टर्नर बनाना है आपको, कि हाँ यार कोई देखिए कौन सी गाड़ी जा रही है, तो आपको ये एसेसरीज लगानी पड़ेंगी। वरना ये गाड़ी बिल्कुल एकदम वो लगती है ब्लैंक सी, कुछ भी लगी मिलता नहीं है इसमें, राइट। और दैट्स इट, रोड प्रेजेंस के बारे में सिर्फ मैं इतना ही बोलूँगा, बाकी आपकी चॉइस है, आपकी कॉल है। अच्छा, अभी बात कर लेते हैं एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जिसका नाम है इंजन परफॉर्मेंस और इंजन स्पेसिफिकेशन। तो इंजन स्पेसिफिकेशन इस पूरी गाड़ी में एक ही है, 1200 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, और ना ही टर्बो में आता है और ना ही इसमें कोई डीजल के ऑप्शंस हैं। टर्बो में आगे आता होगा, पता नहीं आएगा तो, अभी तो नहीं आता है फिलहाल। देखो इंजन 3 सिलेंडर है, और ये 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर की ना बड़ी वो चलती है, जब भी पंच का रिव्यू दिया जाता है कि ये 3 सिलेंडर है, नॉइसी होता है, 3 सिलेंडर है, गाड़ी की आवाज़ तो नहीं आती, 3 सिलेंडर है, पावर देता है नहीं देता। तो ये वाले जो क्वेश्चन है ना, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा आ जाते हैं जब आप पंच लेते हो। हालांकि यही इंजन टियागो में भी है, और यही इंजन आपका इसमें भी है, क्या कहते हैं, अल्ट्रॉज में। मतलब आप तो ऑप्शंस बढ़ा दिए उसमें, इनिशियली उस पर यही था, ठीक है, और यही अब पंच में भी आता है। तो भाई देखो, हर जब भी गाड़ी की एक हाइप बढ़ती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे वो जज की जाती है, ठीक है। ऐसी वेट यही इंजन टियागो में भी था, वहाँ इतना हल्ला नहीं मचा। लेकिन पंच को लेके क्योंकि ये थोड़ी आउटस्टैंडिंग सेल्स पे चली गई, और अब भी बहुत अच्छी यूनिट है। मैं आज सुबह देख रहा था, मतलब जून की जो टाटा मोटर्स की रिपोर्ट है, उसमें 10,400 यूनिट्स हैं इसकी सेल्ड आउट, और आई एम डैम श्योर वो इस महीने उससे ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगी, ठीक है। उसका एक रीज़न ये भी है कि जिस प्राइस पे ये आती है उस प्राइस में बहुत सी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जो और गाड़ियाँ ऑफर नहीं करती, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। इंजन के बारे में सिर्फ यही कहना चाहूँगा भाई, देखो अगर आप कोई ऐसा बंदे हो जो पंजा दबा के चाहते हो कि गाड़ी एकदम फुर्र भागे, तो भाई ये गाड़ी आपको स्किप कर देनी चाहिए, ठीक है। इतना बहुत ही मतलब क्या बोलूँ मैं, सॉफ्ट या फिर पावरफुल एसी तो मतलब इंजन तो है नहीं कि आपने पंजा दबाया और एकदम हो गया। पहाड़ों पे मैंने इसे खूब चलाया है, बिकॉज मैं रहते उत्तराखंड में हूँ, तो जो इसकी
रोज की ट्रिप है, एक बार दो पहाड़ की, हर दिन की। हम सुबह जाते ही जाते हैं, सुबह उठ के मैं और कुछ एक दो दोस्त हैं, हम जाते हैं पहाड़ों पे, उधर मतलब ऊपर की साइड को। तो वहाँ तो रोज ही चलती है। बट ये है, पहाड़ों में परेशानी आपको बिल्कुल नहीं करेगी जाने को। पहाड़ों में पिथौरागढ़ तक भी ये ऑल्टो भी जाती है, ये तो फिर भी टाटा पंच है, अच्छा खासा ठीक है मामला। बट हाँ, जो पावर की लैग है वो आपको महसूस होगी। ये नहीं है कि आप ये सोचोगे कि आप बैठ गए। और स्पेशली आप ये देखो, मैं फर्स्ट टाइम यूजर हूँ, मतलब मैं गाड़ी चला ही इसे कर रहा हूँ, मुझे भी ये चीज़ हल्की हल्की महसूस होती है कितनी बार जब मैं गियर मतलब होता हूँ कि यार चलो उठा लेता हूँ, मुझे गियर ड्रॉप करना ही पड़ जाता है। तो ये महसूस आपको होगी होगी। बाकी 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर मन में है भाई, जिसको गाड़ी लेनी है वो ये चीज़ समझ के लेता है। और आज के टाइम पे यूट्यूब में बतेरे रिव्यूज पड़े हैं जो ये चीज़ बता देते हैं कि भाई क्या लेनी चाहिए। सिटी में अगर आप रहते हो, स्पेशली दिल्ली एनसीआर में, जहां आपकी वंस इन अ ब्लू मून पहाड़ों से मुलाकात होती है और आपको सिर्फ शहरों में चलानी है, तो भाई वहां तो बिना सोचे समझे ले लो, फर्क भी नहीं पड़ना, क्योंकि आप 90% ईगो पे चलाओगे, इतना ट्रैफिक जाम होता है यार। ठीक है। और सेकंड, सिटी में आप ज़्यादातर जो चलाओगे वो क्या कहते हैं, अपनी ये इको पे ही रखता है बंदा। नॉर्मली सिटी में ट्रैफिक ही इतना है, सैटरडे संडे आप फ्री होगे कितना ही भगा लोगे। और परिवार वाले हो तो वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आप बिल्कुल ही एकदम वो शौकीन होगे कि भगाओगे। ठीक है। यंगस्टर्स हो, सिंगल हो, मैरिड हो, उस केस में ठीक है, बंदा थोड़ा ज़्यादा वो रहता है कि यार भगानी है या फिर पावर होनी चाहिए। बट स्टिल फिर भी इतनी निराश आपको नहीं करेगी। हाई एंड पे ये गाड़ी जितनी स्टेबल है उतनी स्टेबिलिटी आपको बहुत कम गाड़ियों पे मिलेगी। आराम से आप मानोगे नहीं मानोगे, मैं यहाँ से इसको लेके जा रहा था अपने यूपी में। ठीक है। वहां पर हमने इसे क्रूज कंट्रोल में 110 पे ले गया था मैं, और ये क्रूज पे इतना स्टेबल थी। सोचो, 110 पे भी क्रूज पकड़ के गाड़ी चल रही है और आराम से। मैंने कुछ ट्राई नहीं करी टॉप स्पीड, बट जिन लोगों की मैंने वीडियोस देखी है टॉप स्पीड की, 150 से अबव गई है, और वो बहुत बड़ी बात होती है, इस चीज़ को मान लो। ठीक है। क्योंकि गाड़ी का बॉडी टू वेट रेशियो भी मैटर करेगा जब आप एक्सीलेटर दोगे। ठीक है। गाड़ी वैसे भी बहुत हैवी है एज कम्पेयर टू से इंजन, क्योंकि बिल्ड इसकी ज़्यादा है, मतलब थोड़ी ज़्यादा हैवी बिल्ड है इसकी। ठीक है। तो सिटी में कोई दिक्कत नहीं है, पहाड़ों में आराम से पुल करेगी, बट आपको वो पावर लैग महसूस होगी। ये मैं बस कंक्लूड करना चाहता हूँ। सेकंड चीज़, क्या इंजन की नॉइस गाड़ी के अंदर आती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, गाड़ी के अंदर कोई इतनी इंजन नॉइसेस नहीं होती। हर गाड़ी में इंजन नॉइसेस होती है। अगर आप किसी गाड़ी को पकड़ के सिर्फ एक ही रिदम चला दोगे ना, हाईलाइट कर दोगे, तो वो आपको लगेगा कि भाई ये लगता है गाड़ी में इंजन नॉइस है, टाटा की गाड़ियों में इंजन नॉइस होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। किसी किसी ने बोला होगा, आई हैव नो आइडिया, बट भाई मेरी गाड़ी में तो इंजन नॉइस कुछ नहीं आती। बाकी हर गाड़ी में थोड़ी नॉइस होती है, आप कोई भी चला लो वो तो रहती है। इंजन सामने यार, आवाज़ तो आएगी, या बिल्कुल साइलेंट इंजन किसका होता है। तो ये इंजन के बारे में थी। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया मैं दोबारा बता देता हूँ। 3 सिलेंडर इंजन है, सिटी के लिए बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है सिटी में इसको, बिकॉज वहां पर बंदा आराम से सिटी और इको मोड चलाता है, मोस्टली आप इको मोड में चलाओगे। सेकंड, पहाड़ों में मैंने जितनी चलाई मुझे तो कोई महसूस नहीं है, बट पहाड़ों में मैं इसे ज़्यादातर सेकंड और थर्ड गियर पे ही रखता हूँ, उससे ऊपर नहीं जाता। और जनरली बंदा 4 चौथे गियर तक तो पहाड़ों में कहीं जाओगे यार, हर 1 मिनट के बाद एक 1 मिनट भी गया, हर 20-30 सेकंड के बाद एक मोड़ आ जाता है, तो आपको वैसे गियर ड्रॉप करना होता है, वहां पे ऐसे ही खिंचती है। ठीक है। ये हो गया इंजन के बारे में, थोड़ा लंबा खींच गया, बट आई होप आपका थोड़ा सा जो डाउट है इसको लेने से पहले वो ये क्लियर कर देगा। एंड ये बिल्कुल अनबायस्ड और जो मुझे फील हो रहा है मैंने आपको वो बताया। लैगी इंजन पावर उतनी डिलीवर नहीं करता, लैगी इंजन इतना नहीं है जितना आप सोच रहे हो, और इंजन नॉइस उतनी नहीं है जितनी आपको बताई जा रही है यूट्यूब में, जो भी लोग उसको हाईलाइट कर रहे हैं, फिर जिसको आ रही होगी अलग बात है। मेरी पर्सनली गाड़ी में नहीं आती इंजन नॉइस इतनी कुछ। ठीक है। बाकी 3 सिलेंडर इंजन है, अच्छा खासा काम करता है, गाड़ी को जितनी नीड चाहिए उतनी दे देगा। बट कुछ एरियाज में आपको पावर लैग महसूस होगी, स्पेशली जब आप इंस्टेंट पिकअप चाहते हैं, तब आपको ऐसा जरूर लगेगा। ठीक है। ओके। अब बात कर लेते हैं गाड़ी का एक और पॉइंट, जो कि हमारा चौथा पॉइंट होगा आई गेस। चौथे पॉइंट में हम बात कर लेते हैं गाड़ी के इंटीरियर की। अभी ओनरशिप रिव्यू का पार्ट नहीं है, लेकिन बहुत लोगों के लिए इंटीरियर्स मैटर, ऑलमोस्ट सबके लिए करता है, बहुत लोगों के लिए क्या, इंसान देखता है यार गाड़ी अंदर से कैसे है, बिकॉज वो भी एक माहौल है जहाँ बैठना है आपको। ठीक है। तो इंटीरियर देखो जी, कुछ ऐसा है, यहाँ पर इन लोगों ने ऐसे ही हाईलाइट्स दे रखे हैं, और ये हर वेरिएंट में अलग होते हैं। जैसे मेरा ब्राउन कलर है तो मुझे मैचिंग मिल गई, यूजुअली मैचिंग नहीं मिलते, इसमें एक और अलग कलर होता है। ये एक वाइट का आ रहा है, ये कुछ डिज़ाइन टाइप का है, बट ये इतना विजिबल नहीं होता जितना आपको लगेगा कि विजिबल होगा, नहीं, इस पर कोई ध्यान भी नहीं जाएगा आपका। बट हाँ, ओवरऑल ये डुअल टोन इंटीरियर का है, कॉम्बिनेशन ब्लैक ऊपर है, नीचे वाइट है। अब मैं आपको फर्स्ट लुक में बताऊं तो मुझे जो लगा था कि यार इंटीरियर थोड़ा और अच्छा होना चाहिए था। ठीक है। थोड़े और ज़्यादा क्रोमेटेड फिनिश कर देते, या फिर कुछ मतलब ड्रास्टिक चेंज करते, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन कर रखा है, अच्छा लगता है, मैं ये नहीं कह रहा खराब है, बट देखो ख्वाहिशें ख़त्म नहीं होती। हाँ, ये चीज़ें हैं इंटीरियर का, एक चीज़ थोड़ी इम्प्रूव हो सकती थी। फॉर एग्जांपल आर्म रेस्ट दे देते एटलीस्ट, जो हमें खर्च नहीं करना पड़ता। और एसी ठीक है, एसी के बारे में बाद में बात करेंगे। एंड ओवरऑल मतलब आउट ऑफ 10 मैं बोल सकता हूँ 6-7 टाइप के उसमें। बट इंटीरियर थोड़ा और अच्छा हो सकता था,
बट अभी जो है अच्छा खासा है, आपको कोई ऐसा ख़राब नहीं लगेगा। ब्लैक डुअल टोन का इंटीरियर है। ऑफ कोर्स आप लेने से पहले शोरूम में बैठोगे आपको समझ आ जाएगा। और डिसेंट इनफ है जो प्राइस आप पे करते हो। देखो यार 6-6.5 लाख में आपको डुअल टोन में मिल जा रहा है, काफ़ी बड़ी बात है। ठीक है, मैं बेस मॉडल की बात कर रहा हूँ फिलहाल। और हर गाड़ी का एक अलग इंटीरियर है। अल्ट्रॉस का अलग है, टियागो का अलग है। और ऑफ कोर्स होता ही है, कोई ऐसा वेरिएंट से कॉपी नहीं किया गया कि अच्छा यार ये तो टियागो में दिया था इसमें भी दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हर गाड़ी का टाटा का ऑलमोस्ट अलग इंटीरियर होता है, कॉपी तो वो सेम डिज़ाइन लैंग्वेज नहीं रखते, इसमें भी अलग है। ओवरऑल बहुत सही लगता है। बट हाँ, इंप्रूवमेंट के चांसेस थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये इंप्रूवमेंट नहीं, यही चीज़ मैं चाह रहा था। जैसे ये देखो एसी वेंट का जो नॉब है इस पे क्रोमेटेड है, इस पे क्रोमेटेड है, ये सारे एसी वेंट्स पे क्रोमेटेड है। तो ये ही छोटी छोटी चीज़ें होती है जो बहुत अच्छी लगती है। जैसे यहाँ इन्होंने क्रोम चढ़ा रखा है, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ जो इसकी आपको लगेगी, जो मुझे भी लगी थी, वो जो एसी को इन्होंने इतने एरिया में समेट दिया ना, वो बड़े बड़े नॉब्स देने की जगह, वो बड़े बड़े नॉब से आपको जगह तो भरी लगेगी, बट यार प्रेजेंटिंग ना वो बहुत पुराना चीज़ हो गया। आपको कहीं से देख के कोई नहीं कह सकता कि ये मैनुअल एसी है। फर्स्ट टाइम पे बंदा सोचेगा यार ये ऑटोमेटिक एसी है, अगर उसे नहीं पता गाड़ी के बारे में। ये चीज़ बहुत अच्छी करी इन्होंने। और बकायदा प्रॉपर लाइट्स आती हैं, अभी गाड़ी बंद है हर चीज़ की लाइट जलेगी। यहाँ पे कूलिंग की लाइट जलती है, इसमें जो हीटर है उस हिसाब से काम करेगा। तो ये चीज़ तो बड़ी अच्छी है इनकी। ओवरऑल इंटीरियर को वही चीज़ है, आपकी पर्सनल चॉइस है। इंप्रूवमेंट के चांसेस हर बार होते हैं, बट ठीक है यार, डिसेंट इनफ है। रात को आपको मज़ा आएगा जब लाइट वाइट जलती है पूरी गाड़ी के अंदर, ठीक है। और जो प्राइस आप पे कर रहे हो उस प्राइस पे ये इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है। और क्या कहते हैं, बाकी अगर आपको और इंटीरियर अच्छा चाहिए तो भाई बढ़ाओ कीमत जाओ नेक्सॉन फॉर रोज से या कोई और कंपनी पे। बट ओवरऑल जो प्राइस आप इस गाड़ी का पे करते हो, मैं इसमें स्पेसिफिक मॉडल की बात नहीं कर रहा, ये वेरिएंट की बात नहीं कर रहा, मैं इससे पहले वाले वेरिएंट की बात कर रहा हूँ। जैसे कॉम्प्लेक्स होता है, एडवेंचर आता है, सब में कॉमन है ये चीज़। और ये चीज़ टाटा ने बहुत अच्छी रखी कि ये एक जो डिज़ाइन लैंग्वेज उन्होंने फॉलो करी है कॉमन रखी। और ओवरऑल इट्स अ गुड इंटीरियर, अच्छा प्रेजेंटेबल होता है। कोई भी फर्स्ट टाइम पे आपकी गाड़ी खोलेगा, अगर आपने इंटीरियर को सही से बना रखा है, कुछ चीज़ें हमसे भी होती हैं, मतलब छोटे छोटे एलिमेंट्स ऐड कर लो, ठीक है। बाकी देखेगा तो बंदा खुशी होगा और अच्छा लगेगा। मेरे को जितने लोगों ने फर्स्ट टाइम इसको अंदर देखा, सब ने बोला भाई इंटीरियर बड़ा अच्छा बना रखा है टाटा ने। और मतलब ऐसी कोई खास आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये था इंटीरियर के बारे में। अच्छा, अभी बात कर लेते हैं एक और बहुत बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जिसकी वजह से लोग गाड़ी कितनी बार नहीं लेते, वो है माइलेज। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 12.6 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज मुझे दिखा रही है, ठीक है। अरे सॉरी यार, एक मिनट, एफएम चल गया था वो। तो 12.6 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज हमें दिखा रही है। अब देखो यार, मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियो देखी जहाँ पर लोगों ने दिखाया है कि उनकी गाड़ी अभी से ही 20 का एवरेज दे रही है, 19 का एवरेज दे रही है। एंड आई हैव नो आइडिया कि वो कैसे मिल रहा है, बिकॉज मेरे को तो नहीं मिल रहा। और एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हम, क्योंकि अभी अभी नए नए लर्नर है, अभी अभी गाड़ी पे हाथ चलाए, एक ड्राइविंग मतलब का तरीका भी होता है। आप कितने गियर पे गाड़ी को स्टेबल रख रहे हो, हम ज़्यादातर दूसरी तीसरी पे चलाते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये अभी इस इनिशियल स्टेज पे पहाड़ों में इतना जा रही है, तो वहाँ पर ऑफ कोर्स यार एवरेज ड्रॉप ही होता है उस रोड पे। वो तो वहाँ तो बस दूसरे तीसरे गियर का गेम है। बट ये इनिशियल लेवल पे थी, मैं आपको बता देता हूँ 13.5 पर, अभी गिर गिर के आ चुकी है 12.6 पर। सो मैं अभी एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि ये एवरेज देगी, बिकॉज ये बहुत नया इंजन है और अभी दूसरी सर्विस के बाद ही प्रॉब्ली एवरेज आता है। फर्स्ट सर्विस में तो कुछ होता ही नहीं है, खाली चेक ही करते हैं। बट अभी जो मुझे एवरेज मिल रहा है वो 12.6 का है, 13.5 से था। बट हाँ, जब हम इसको गाजियाबाद नहीं गए थे, मेरठ साइड शायद गए थे। मेरठ से जब हमने यहाँ से ट्रिप मारी थी, वो बहुत लंबी ट्रिप थी, अच्छा खासा हाईवे था। और वहाँ हमने क्रूज़ लगाया था, तो एवरेज ने बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज दिखाया था, बिकॉज वहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल एक बहुत अच्छा फीचर होता है एवरेज गेन करने के लिए। तो वहाँ पर इसने अच्छा खासा दिखाया था। बट अब ये शहरों में चल रही है, ट्रैफिक ज़्यादा है, और पहाड़ों में तो इस टाइम पे पूरी भीड़ ही लगी है, रोज़ जाम में फंसता है आदमी, दुनिया इतनी आ रही है वहाँ पर। तो वहाँ पर ज़रूर लगता है कि यार क्या कहते हैं, यूसेज ज़्यादा हो रहा है। बट ओवरऑल मुझे जो एवरेज मिला है 12.6 का मिल रहा है एज ऑफ नाउ, यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। जिस दिन बढ़ेगा एवरेज उस दिन दिखा देंगे, फिलहाल 12.6 का मिल रहा है। और ये मैं डैम श्योर हूँ कि अगर मैं इसको एक लॉन्ग राइड पे ले गया स्ट्रेट कोई लंबे टूर पर, जहाँ पर चढ़ाई ज़्यादा नहीं है, बस सीधी सीधी चलाना ही है, वहाँ पर ये एवरेज आराम से 14 से ऊपर चला जाएगा क्रूज़ लगाने के बाद। क्रूज़ की भी नहीं, वहाँ पर वैसे भी आप हायर गियर्स पर चलाते हो, गाड़ी स्टेबल रहती है, कंजप्शन कम होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। बट एज ऑफ नाउ 12.6 का दिखा रही है, तो ये एवरेज का स्टेटस है। इसमें कोई अनबायस्ड नहीं है, जो आपके सामने है। एक और पॉइंट की बात कर लेते हैं अब वो आता है राइडिंग एक्सपीरियंस, कि गाड़ी की राइडिंग एक्सपीरियंस कैसी है, चलाने में कैसी है, कंफर्ट कैसा है इनसाइड का। तो भाई राइडिंग कंफर्ट के बारे में बेझिझक बोल रहा हूँ, बहुत सही है। आपको सबसे पहली चीज़ जो इस गाड़ी में अच्छी लगेगी, अगर आप एक हैचबैक से ऊपर आ रहे हैं,
वो है इसका हाई ग्राउंड क्लियरेंस। क्योंकि वो गाड़ी का क्लियरेंस ज़्यादा है तो आपकी जो कमांडिंग पोजीशन होती है आपको बहुत इजीली, देखो मैंने कैमरा बिल्कुल सामने पकड़ा हुआ है, बिल्कुल बोनट विजिबल होता है। और सीट एडजस्टमेंट मेरे वाले वेरिएंट में है तो मैं और ऊपर कर लेता हूँ तो मेरे को बहुत अच्छी कमांडिंग पोजीशन बन जाती है। और दूसरी चीज, बॉडी रोल इस कार में पता नहीं मेरे को कम महसूस हुआ या फिर कम है। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि ये जो सीट्स बनाई गई है ना, अगर आप ये देखें तो ये देखो, ये चीज़ें ना इन दोनों की कुछ ज़्यादा बाहर है, जो मैंने और जो मेरे मतलब फैमिली में लोगों के पास गाड़ी देखी है उनमें नहीं है। तो आपकी जो ग्रिप बनती है ना वाइल सिटिंग, वो अच्छी बनती है। आप आराम से यहाँ होते हो, आपने आर्म रेस्ट पे हाथ रखा, गियर पे आपका हाथ है, ये आर्म रेस्ट तो बहुत ज़रूरी चीज़ है इस टाइम, ठीक है। तो बॉडी रोल, राइडिंग कंफर्ट, आपको राइडिंग में अच्छा लगेगा, आपको टाटा पंच चला के ट्रस्ट में बहुत मजा आएगा बिकॉज ऑफ दिस एसयूवी फील जो ये देती है। वैसे तो ये माइक्रो एसयूवी के सेगमेंट में आती है, बट जब आप बैठोगे आपको कहीं से नहीं लगेगा कि भाई आप कोई बहुत झुकी हुई गाड़ी में बैठे हो। बहुत अच्छा फील आता है, उठे हुए लगते हो, ऊंचा कमांडिंग पोजीशन होती है तो विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है, राइडिंग कंफर्ट अपने आप इंप्रूव हो जाता है और जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है बड़ा निखर के बाहर आता है, ठीक है। एक वो चीज़ हो गई। सेकंड, राइडिंग कंफर्ट में अगर आप अंदर थाई सपोर्ट देखो तो अच्छा खासा है, ये देखो, ठीक है। और ये चलो ये तो सब सीट्स जो है बहुत अच्छी खासी कंफर्टेबल है। पीछे भी आराम से इसमें दो तीन लोग आराम से बैठ जाते हैं। उसका एक रीज़न भाई, ये जो ये वाला एरिया है ना, ये फ्लैट बॉटम है ऑलमोस्ट, मतलब ये ज़रा सा तो उठा हुआ है वो, ठीक है, बट वो जो इतना बड़ा बम्प होता है ना वो नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है, आराम से 3 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं आती। तो अगर आपकी 5 या 4 लोगों की फैमिली है और आप चाहते हैं वो आराम से ट्रैवल करें तो भाई ये गाड़ी आप आंखें बंद करके ले सकते हो। और 4 लोगों की जैसे कि मेरी है तो भाई और भी इजी हो जाता है, आराम से कंफर्टेबली बंदा जाता है, कोई परेशानी नहीं है, कोई राइडिंग कंफर्ट में इशू नहीं आएगा, आप इन्जॉय करोगे, ये तो लिख के ले लो। बाकी जब आप टेस्ट ड्राइव करोगे आपको ये बात अपने आप समझ आ जाएगी बिकॉज ऑफ हाई ग्राउंड क्लियरेंस, अच्छा कंफर्ट एंड सीट्स के जो डिज़ाइन है बहुत अच्छे हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, गाड़ी 90 डिग्री गेट्स ओपनिंग होती है तो अगर आपके घर में एल्डर कोई लोग हैं, आपके दादा दादाजी या फिर बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो एकदम नहीं गाड़ी के अंदर, क्योंकि हैचबैक में बहुत झुकना पड़ता है। और सेकंड चीज़ आती है 90 डिग्री, क्योंकि जब इसका गेट खुलता है ना तो बिल्कुल स्ट्रेट एक पोजीशन बन जाती है, बंदा आराम से पीछे चढ़ सकता है और आराम से उठ सकता है, कोई परेशानी नहीं होती। तो वो एक वैल्यू एडिशन चीज़ है। उसका इस राइड कंफर्ट से मतलब नहीं है, बट वो कंफर्ट का पार्ट ज़रूर है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है जो मैंने खुद नोटिस करी है। अगर आपके घर पे एल्डर है तो उन लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाता है। किसी को घुटनों की परेशानी है, नहीं एकदम बैठ चढ़ पाते गाड़ियों में या बैठ झुक पाते थे जल्दी, इसमें चढ़ना उतरना बहुत आसान है थैंक्स टू दिस 90 डिग्री ओपन पोजीशन। बहुत कंफर्टेबल वाली चीज़ है, स्पेशली एल्डर्स के लिए ये काफ़ी है। और आपके पेरेंट्स में भी अगर ज़रूरत है, मतलब किसी के लिए भी जिसको अंदर बैठना हो, आसान है, ईजी है, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं लगती बंदे के लिए, ठीक है। तो ये हो गया ओवरऑल राइड कंफर्ट के बारे में। एक चीज़ और जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, ये प्रॉब्ली लास्ट पॉइंट होगा, इसके बाद हम कंक्लूजन पे चले जाएंगे। वो है इसका म्यूज़िक सिस्टम और एसी इवेंट्स का जो फंक्शनिंग है वो कैसी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं म्यूज़िक सिस्टम की। देखो भाई, ये जो मेरे पास वेरिएंट है इसमें है हारमन का 4 स्पीकर प्लस 2 ट्विटर ये रे का सेटअप। और ट्रस्ट मी भाई, बवाल चीज़ है, मज़ा आ जाएगा तुम्हें म्यूज़िक सिस्टम में। वो तुम्हें किसी भी पंच ओनर जिसके पास जेन्युइन हारमन का सिस्टम लगा हुआ है, आप पूछ के देख लेना, आपके फ्रेंड्स हो तो आप टेस्ट ड्राइव के लिए जब जाओगे शोरूम पे चेक कर लेना। भाई इतना सॉलिड साउंड सिस्टम है ये, बहुत सॉलिड हाई साउंड। मैंने आज तक 30 पे तो मैं कभी चलाता ही नहीं इसको, मेरी फ़ोन LG विंग जिससे वीडियो बना रहा हूँ, इसका आउटपुट इतना अच्छा है कि 10 पे इतनी 10 या 11 पे इतनी आवाज़ कर देता है कि मेरे को उससे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाकी फ़ोन टू फ़ोन आउटपुट और MP की गाने की क्वालिटी मैटर करती है, बट ओवरऑल साउंड सिस्टम, चाहे आप बेस ले लो, ट्रेबल ले लो, मिक्स ले लो, भाई ओवरऑल बहुत अच्छी निकल के आती हैं। 4 स्पीकर 2 ट्विटर तो आप खुद समझ जाओगे कैसा आएगा। म्यूजिक सिस्टम में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको म्यूजिक सिस्टम बहुत ज़रूरी, इंपॉर्टेंटली अच्छा खासा चाहिए विद टच स्क्रीन डिस्प्ले, तो भाई यहाँ तो आपको शिकायतों का कोई मौका मिलना ही नहीं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट जो आप लोगों को मिल सकती है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा डाउट में था और मैं भी डाउट में था जब मैं बना रहा था उसको। वो है इसका AC का जो थ्रो है वो कैसा है। तो देखो भाई, AC का सिस्टम ऐसा है, मुझे नहीं पता और लोग इसे कैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बट मुझे इतना पता है जो अपनी गाड़ी में चल रहा है भाई बहुत अच्छा फ्लो है। मैं एक बार आपको लोगों को टेस्ट करा के दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल देखो, ये मैंने गाड़ी ऑन करी, ठीक है। अब मैं आपको AC ऑन नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको फैन थ्रो दिखा दूंगा इसका। आप आवाज़ से समझ जाना अगर आपको लगे कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। सबसे पहले इसको ऑन कर लेते हैं 1 पे, ठीक है। अभी 1 पे स्टार्ट हो गया है। अब अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो आवाज़ आएगी थोड़ी बैकग्राउंड में, अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो अकेले राइड कर रहे हो, आप ये 2 वेंट्स अपनी तरफ कर लो ऐसे, ठीक है। और
यहाँ पर अपनी पोजीशन ले लो, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको दूसरे में करो। कूलिंग इसकी आप जितनी चाहे मैनेज कर सकते हो। मैंने आपको कहा था लाइट आती है प्रॉपर, देखो लगता है ना बिल्कुल ऑटोमेटिक एसी। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। अब ये मैं आपको सिर्फ फैन थ्रो दिखा रहा हूँ इसका, ये सेकंड हो गया। आवाज़ देखना, हाँ ये आवाज़ से समझ जाओगे, अब मैं झूठ बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। सेकंड हो गया, मैंने ये थर्ड कर दिया। अब ये थर्ड में देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और अच्छी चीज़ जो पहले आप ये थ्रो देख लो फिर बताता हूँ। अब ये चौथा कर दिया मैंने फुल। अब आप आवाज़ सुन के खुद इमेजिन कर लो कि भाई फैन थ्रो कितना तगड़ा है गाड़ी का। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखो, ये फ्रंट हो गया। वो देखो, अगर तुम्हें वो मूवमेंट दिख रही है ना, वैसे नहीं कर पा रहा होगा कैमरा कैप्चर बिकॉज पीछे लाइट ज़्यादा है, बट अगर नहीं दिख रही तो भाई वो अच्छा खासा पीछे हिल रही है। नहीं कैप्चर कर पा रहा कैमरा। आप आवाज़ से समझ जाओ कितना अच्छा फ़ैन थ्रो है इसका। ये मैं आपको खाली फ़ैन थ्रो दिखा रहा हूँ, और यही चीज़ एसी में भी होगी जब हम ऑन कर देंगे, तो अपने आप समझ जाओ क्या है। और ये कूलिंग आप अगर अकेले चला रहे हो ना, ये बहुत है, इसकी कर देना, आपकी फ्रंट में आराम से कूलिंग हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया क्या कहते हैं एसी का फ़ैन थ्रो। तो एसी में कोई कंप्लेन नहीं है। एक चीज़ जो बहुत अच्छी है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द गाड़ियों में क्या होता है, यहाँ पर सिस्टम होता है और उसके किनारे में एसी वेंट्स होते हैं, बट यहाँ सिस्टम यहाँ है, एसी वेंट्स यहाँ पर हैं, बीच में ये हज़ार्ड स्विच है सिर्फ। तो मतलब ये दो वेंट्स जो होते हैं ये वाले, ये बिल्कुल ही बैक पॉइंटेड हो जाते हैं। मतलब इनको कोई ज़्यादा ना ये इस कोने में है ना ये इस कोने में है, ये बिल्कुल सेंटर पे है। आपने अगर इसको ऐसे फिट कर दिया ना दोनों को, और इसको सिर्फ इतने पे छोड़ दिया, पीछे वालों के लिए फुल कूलिंग है और बिल्कुल सीधा थ्रो मारता है पीछे। वो वहाँ की पन्नी भी उड़ रही है, वो चीज़ नहीं दिख रही आपको बिकॉज लाइट ज़्यादा है पीछे। ठीक है, ये है इसका एसी थ्रो, कोई परेशानी आपको नहीं आनी। मैं जब से चला रहा हूँ, झूठ बोलने वाली बात नहीं है, कूलिंग अच्छी खासी गाड़ी करती है, फ़ैन थ्रो बहुत अच्छा है। और शायद यही एक रीज़न होगा कि इन्होंने इसके रियर एसी नहीं दिया, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। बट जो ये दो वेंट्स हैं आपके पीछे वालों के लिए सफिशेंट इनफ है और बहुत सॉलिड कूलिंग देते हैं आपके लिए। ये दोनों ये सभी एरिया करने के लिए आराम से, ये चारों वेंट्स चौड़े वेंट्स हैं और बीच में कोई स्पेस नहीं है, ये आराम से पीछे फैन थ्रो करते हैं, कोई परेशानी नहीं है एसी में। ठीक है, एसी फुल सॉलिड काम करता है, कूलिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ जगह आपने देख ली होगी, ठीक है यार एसी है, रिपेयर थोड़ी कोई दिक्कत हो गई तो रिपेयर हो जाती है, ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि कोई दिक्कत करे, वैसे नहीं आएगी आपको। एसी बहुत अच्छा है, आप कहीं भी आप रिव्यूज़ देख लो पंच के, जिन्होंने भी ओनरशिप दिया है, एसी को लेकर कोई कंप्लेन नहीं करेगा, एसी को तारीफ ही करेगा। सो अनडाउटेडली एसी और म्यूजिक सिस्टम तो वन ऑफ द बेस्ट जो ऑफर किए गए हैं टाटा पंच में। टाटा की गाड़ी जो नॉर्मली एसी तो और ये हरमन का सिस्टम तो आजकल वैसे भी ट्रेंड पे ही हैं, अच्छे खासे बसते हैं, तो बेझिझक टेंशन रहो, फ्री एकदम। फाइनली कंक्लूजन की बात करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है वैसे। कंक्लूजन में आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपका बजट चलो 9 लाख रुपए में नहीं मानता हूँ, मैं मान के चलता हूँ 8,50,000 8.5 लाख का आप बजट लेके चल रहे हो और अभी गाड़ी ढूंढ रहे हैं, तो भाई 8.5 लाख में इसका अकम्पलिश मॉडल आ जाता है। अकम्पलिश में पुश स्टार्ट बटन से लेकर क्रूज कंट्रोल तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, और गाड़ी में जितने भी बेसिक फीचर होने चाहिए, फॉग लैम्प, म्यूजिक सिस्टम, टच स्क्रीन सिस्टम, मतलब स्पीकर्स, ऑलमोस्ट सब कुछ आपको मिल जाएगा कि आपको कहीं कुछ ना कराना पड़े बाहर से। तो उससे कम में और एक अच्छा खासा एसयूवी एक्सपीरियंस विद हाई ग्राउंड क्लियरेंस, ताकि गाड़ी कहीं ना अटके और आपकी जो राइड कंफर्टेबिलिटी है, पोस्चर है, एवरीथिंग इज मेक श्योर टू बी एंजॉयड। तो भाई ये गाड़ी बहुत अच्छी डील है, अब भी है, बिकॉज जो मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं वो 7 लाख से ऊपर की गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं अभी। जितनी भी लॉन्चेस आए हैं, चाहे Hyundai वेन्यू हो, मारुति ब्रेजा हो, ये ब्रेजा तो 8 लाख से स्टार्ट है, तो उसका तो बेस मॉडल ही 9.5 लाख का बढ़ने वाला है। सिटी टू सिटी वेरी करता है कहाँ पर क्या क्या कहते हैं टैक्सेशन है। और जो वेन्यू आई है वो 7.5 से स्टार्ट है, तो उसका भी बेस मॉडल आपको 8.5 तक का ही पड़ेगा। और बाकी एसेसरीज लगाओगे 12,000 बार लगवाओगे, सीट कवर्स लगवाओगे, कुल मिला के वो सौदा आपको 9 लाख के करीब करीब का बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये माइंड में लेके चलना, अगर आपको बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, बेस मॉडल चाहिए, तो भाई फिर मैं इसको नहीं कुछ बोलूँगा आपको, बिकॉज ये अपनी चॉइसेस हैं। बट आप चाहते हो कि आप वो 8-9 लाख में एक 8 या 9 लाख के बीच में या उससे कम में, मतलब एडवेंचर रिदम भी बहुत अच्छा वेरिएंट है इसका, बहुत वैल्यू फॉर मनी बोला जाता है। आपको ऑलमोस्ट फीचर्स चाहिए जो क्या कहते हैं आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ को आराम से कर लें, तो ये गाड़ी आज भी अनडिस्प्यूटेडली मैं बोल सकता हूँ 8.5 लाख में अच्छी खासी फीचर्स के साथ, आपको एक अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस के साथ, लुक्स के साथ, ठीक है, आपको रोड पे मिल जाती है और आप इंजॉय करोगे गाड़ी को। बिल्कुल आपकी चॉइसेस है। मैं इस चीज़ में राइवल देखो, काइगर भी खड़ा है, मैग्नाइट भी खड़ा है। यहाँ पर बंदा खुद डिसाइड करता है उसको टाटा पे जाना है, मैग्नाइट पे जाना है, और सॉरी निसान पे जाना है, या फिर काइगर पे जाना है रेनॉल्ट की। बट सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज में ये गाड़ी आज भी हाईली सेफ, मतलब सेफेस्ट कार ऑफ इंडिया है। ठीक है, और सेकंड चीज़, जो फीचर्स ये अपने प्राइस पे ऑफर करती है, वो गाड़ियाँ आपको, बड़ी गाड़ियाँ वही आपको बहुत हाई प्राइस पे ऑफर करेंगी। मेरे पास डेजल वेरिएंट है
अकम्प्लिश का ब्राउन कलर की ये कार है। इसमें मेरे को जो भी रिक्वायर्ड फीचर थे मेरे से कंप्लीट है। मैं यूज़ भी नहीं करता, क्रूज कंट्रोल शहरों पे यूज़ नहीं होता। एलॉयस और डीआरएल्स एलईडी के यहाँ से मिल जाते हैं जो ट्रस्ट में बहुत अच्छे लगते हैं। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स उसमें आपको मिल जाते हैं, ए टेबिंग मिल जाती है ऑलमोस्ट फुली। ये मतलब इसमें कुछ नहीं करवाना आपको, सिर्फ एक पीछे का वाइपर इसमें है जो टॉप मॉडल में मिल जाता है, और कुछ डिस्प्ले के चेंजेस हैं और भी हैं 2-4 चीज़ें, पर वो टॉप मॉडल है, उतना मेरा बजट था भी नहीं, बल्कि इसके लिए मैंने स्ट्रेच ही करा। मैं 8.5 लाख का बजट लेके गया था। तो मैं आज भी ये कह सकता हूँ कि 8.5 लाख में अगर आपके पास है, आप इसका अकम्प्लिश या फिर एडवेंचर रिदम विडम आराम से ले सकते हैं। अगर आपके लिए फीचर ज़्यादा मायने रखते हैं और आपको कॉस्मेटिक चेंजेस से फ़र्क पड़ता है तो आप डेजल पे जाएं। अगर आप अकम्प्लिश ले रहे हैं तो, अगर आप एडवेंचर तक ही बजट बना के आए हैं एडवेंचर रिदम, तो एटलीस्ट रिदम लेके जाएं ताकि आपको ये म्यूजिक सिस्टम मिल जाए और आपकी जो रेयर पार्किंग कैमरा वगैरह सब मिल जाए और आपको कुछ बाहर से ना कराना पड़े अपार्ट फ्रॉम फॉग लैम्प, और बाकी जो भी आप करवाना चाहो वो आपकी चॉइसेस होती हैं। ये मेरा परसेप्शन है टाटा पंच को अभी लेके, मतलब अब तक यूज़ करके 1000 किलोमीटर से ज़्यादा मारती है और 2 बार ये गाड़ी लग भी चुकी है। मैं वो अभी आपको अलग से एक वीडियो में दिखाऊंगा और आपको समझ आएगा कि टाटा की बिल्ड क्वालिटी की बात क्यों की जाती है, क्योंकि वो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस कर ली, वो मैं डालूंगा बाद में। ये गाड़ी डायरेक्ट जाके पीछे को एकदम स्किड हुई थी और सीधा दीवार पे ठुकी थी, पीछे की दीवार पूरी टूट चुकी थी जो हमने बनाई हुई थी, दिखाऊंगा आपको। और पीछे खाली एक हल्का सा प्लास्टिक का डेंट आया है, पूरी बॉडी पे कोई खरोच नहीं है और नॉट इवन अ सिंगल स्क्रैच। और कल मेरे से टच हो गई, मैं जा रहा था चलाता हुआ, कोई एक बुग्गी आ गई, मतलब जो घोड़े के साथ चलती है वो घोड़े से बात के, मेरी गलती से जो रियर टायर है वो उसको टच होता हुआ चला गया। जो पीछे की ब्लैक कलर की क्लैडिंग है वो भी सिर्फ नीचे से बाहर आई है और मतलब अच्छी खासी टच थी वो गाड़ी उसमें, उसके बाद खाली रियर की क्लैडिंग बाहर आई है। तो वो मैं वैसे भी एक बार इंश्योरेंस लेने के मूड में हुई ताकि सब ठीक करवा लूँ, लूँगा ही लूँगा, बट जो डैमेज लेवल है वो बहुत कम है जितना मतलब जिस लेवल का स्ट्राइक हुआ था। ठीक है, तो भाई बात तो है गाड़ी में अच्छी खासी चॉइसेस आज भी है, जब तक इस प्राइस पे कुछ नहीं आ जाता। बाकी काइगर लेनी है, मैग्नाइट लेनी है, पंच लेनी है, ये आपको सोचना है। फीचर वाइज मेरे को पंच लगी और प्लस अपने देश की भी कार है भाई, बिल्कुल प्राउड फीलिंग आती है कि आपने वोकल फॉर लोकल ऑप्ट किया है और सेफ्टी सर्वोपरि है इस गाड़ी की, जो कि बिल्कुल इग्नोर मत करना। चाहे आप जो भी गाड़ी लो, टाटा लो, मारुति लो, ये आपकी चॉइस है, आपका पैसा है, बट सेफ्टी को ज़रूर ध्यान में रखना। अभी तो इग्नोर कर दोगे, गाड़ियाँ 10 और खरीद लोगे, इंसान सेफ है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए, चाहे आप जो भी लो। ठीक है, तो इसके साथ मैं ओनरशिप एंड करता हूँ। आई होप मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बता दी हूँ। ठीक है, और अगर एक बंदा भी वीडियो देख के डिसीजन ले लेता है और समझ जाता है तो वही बस वहीं पे ही काम हो जाता है और सक्सेसफुल हो जाता है आपका आपकी पूरी मेहनत। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड चैनल पर बने रहिए, मेनी मोर थिंग्स आर अबाउट टू कम। And thank you for watching. Again, share, subscribe, and Jai Hind.